भी थोड़ी देर पहले जब शुरू हुआ है 2-3 मिनट की ताखीर के साथ, उसके लिए तो हम आपसे अवलन माजरत खा है, लेकिन अब जब ये सिलसिला चला है तो पूरे 10 बजे तक हम आपके साथ रहेंगे। ये प्रोग्राम 10 बजे तक इसलिए आपके साथ रहेगा कि खबर तह तक आपको बताई जाए। न सिर्फ इतना बल्कि आखिरी पड़ाव पर कुछ फ़ोन कॉल्स को भी शामिल प्रोग्राम किया जाएगा, आपकी और हमारी गुफ्तगू भी होगी और कोशिश ये की जाएगी कि किस तरीके से आपके मसाइल, आपके मामलात हुकूमती इदारों तक पहुँचें। उस वक्त जब फ़ोन लाइन्स खुलेंगी तो आप बराह रास्त हमारे साथ ज्वाइन करेंगे ताकि आप अपनी आवाज़ को हुकूमती इदारों तक पहुँचा सकें। इसके साथ साथ फटाफट से याद रखिएगा, आप हमारे साथ कहाँ पर ज्वाइन करेंगे। टेलीविज़न चैनल के अलावा हमारी सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर, क्योंकि नशरियात जो चल रही है वो JK 24/7 और गुलिस्तान न्यूज़ पर यकसां चल रही है, इसलिए दोनों टेलीविज़न चैनल्स को और हमारी जो राब्ता साइटें हैं वहाँ पर भी आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। दुनिया भर के अंदर इस ट्रांसमिशन को देखा जा रहा है और प्यार से देखा जाता है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस प्यार के साथ आप देखते हैं, हमारी कोताहियों को नज़रअंदाज भी करते हैं और कई बार अपनी जो आरा होती है वो हम तक पहुँचाते हैं। और मैं आज भी मुंतज़िर रहूँगा आपके कॉल्स का भी और आपकी आरा का भी। ज़रूर अपनी बात रखिएगा, क्योंकि कल से आप देखेंगे कि दिल्ली के अंदर सरगर्मियाँ शुरू होंगी। सरगर्मियाँ क्या होंगी वो आपको बताएंगे, जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात से भी आपको रूबरू करेंगे। लेकिन आज के दिन माजी में क्या कुछ हो चुका है, हिस्ट्री ऑफ द डे पर फटाफट से नज़र डालेंगे। ज़हूर मेरे साथ मेरे स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ हिस्ट्री ऑफ द डे यानी चंद वाक़ात तवारीख के जब हम आपके सामने रखें, उसके बाद खबरों का आगाज़ करेंगे बैनुल-अक़वामी खबरों से। लेकिन सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे। बहुत शुक्रिया इशफाक। तो नाज़रीन, प्रोग्राम की शुरुआत तय फॉर्मेट के हिसाब से हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ करेंगे कि माजी में आज के दिन की अहमियत क्या है। आज जनवरी की 30 तारीख है, जुमेरात का दिन है, लेकिन माजी में आज के दिन क्या कुछ हुआ है एक एक करके वो आपके सामने आ रहा है। कौमी और आलमी सतह की चंद अहम वाक़ात है जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। और आपको बता दें कि आज के दिन 2003 में बेल्जियम ने बाज़ाब्ता तौर पर हम जिनस शादी को कानूनी करार दिया। इसकी शुरुआत आज के दिन हुई थी। 2005 में आज के दिन 1958 ईस्वी के बाद इराक में पार्लिमानी इंतखाबात का इनकाद हुआ। इसकी शुरुआत भी आज के दिन हुई थी। और 1971 में 30 जनवरी को इंडियन एयरलाइंस के फोकर फ्रेंडशिप तैयारी की हाईजैकिंग हुई थी, हाईजैक हुआ था ये तैयारा। और आज के दिन 2023 में पेशावर की एक मस्जिद में खुदकश हमला हुआ, जिसके नतीजे में 32 अफराद हलाक जबकि 150 के करीब लोग इसमें जख्मी हुए थे। 1790 में आज के दिन पहली लाइफ बोट दरिया टाइन में उतारी गई। इसकी शुरुआत भी आज के दिन हुई थी। 1649 में इंग्लैंड के शहनशाह चार्ल्स अव्वल का सर कलम कर दिया गया, इसको आज के दिन कत्ल इसका हुआ था। और 1989 में अफगानिस्तान के शहर काबुल में अमरीकी सफारतखाना बंद कर दिया गया, इसकी शुरुआत भी आज के दिन हुई थी। 1972 में आज के दिन पाकिस्तान की कॉमनवेल्थ गेम्स से इलाहिदगी हुई थी। कॉमनवेल्थ गेम्स से इन्होंने अपने आप को इलाहिदा किया था। और 1933 में आज के दिन एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी के चांसलर का हलफ उठाया, उसकी कमान भी उन्होंने आज के दिन संभाली थी। 1922 में आज के दिन से वर्ल्ड लॉ डे पहली बार मनाया गया, शुरुआत आज के दिन हुई थी। 1989 में अमेरिका ने काबुल में अपना सफारतखाना बंद कर दिया। और 1968 में आज के दिन हिंदी के अजीम सहाफ़ी और अदीब मक्खनलाल चतुर्वेदी का इंतकाल आज के दिन हुआ था। कई ऐसे अहम शख्सियात हैं जिनका आज जन्म भी हुआ था और कुछ लोगों का आज के दिन इंतकाल भी हुआ था। ये चंद अहम वाक़ात थे कौमी और आलमी सतह के आज के दिन के हवाले से कि आज का दिन क्यों अहम है, जो हमने आपके सामने रखा। लेकिन बात आज इस वक्त क्या कुछ चल रहा है उस वाले से बात करेंगे। और प्रोग्राम में आज की क्या पहली खबर है बताएंगे इशफाक गौहर। चलिए जनाब, खबर का पिटारा खोलते हैं और सबसे पहले आपको जरा उस ब्लॉग की खबर बताते हैं जिस पर पूरी दुनिया की नजरें। मुस्लिम ब्लॉग के अंदर क्या कुछ चल रहा है, सबसे पहले आपको जरा शाम लिए चलते हैं, क्योंकि शाम के अंदर जो बागी ग्रुप था जिन्होंने तख्ता पलटा है, उनकी नई हुकूमत भी सामने आई है। और शाम की नई क़यादत ने मुल्क के आईन को मनसूख करने का रात देर गए ऐलान कर दिया है। अहमद अल शरी अबूरी सदर मुकर्रर कर दिए गए हैं। शाम की नई हुकूमत ने मुल्क के आईन को मनसूख कर दिया है और बशारुल असद, जिसने रातों रात मुल्क छोड़ दिया और आनन फानन में तमाम इलाकों पर उस
बागी ग्रुप ने कब्जा किया, जिसका आज सदर बना है अहमद अल शरी। उन्होंने कल रात देर के बड़ा फैसला लिया कि आईन जो मुल्क का था, शाम की हुकूमत का था, उसे मनसूख कर दिया गया है। बशार अल असद हुकूमत का तख्ता उलटने वाले शामी बागी ग्रुप हयात तहरीक शाम के सरबराह अहमद शरी अलमारूफ अबू मोहम्मद अल जवारी को मुल्क का अबूरी सदर मुकर्रर कर दिया गया है। और आईन जो अबूरी सदर मुकर्रर कर दिया गया है, सना में जो खबरसा इदारा सना है, उनके मुताबिक शाम की सरकारी खबरसा एजेंसी जो सना है, उसके मुताबिक तर्जुमान मिलिट्री ऑपरेशन कमांडर शाम हसन अब्दुल गनी ने ऐलान कर दिया कि साल 2012 का आईन भी मनसूख कर दिया गया है। यानी 2012 में जिस आईन को लाया गया था वो भी मनसूख कर दिया गया है। और शाम में इमरजेंसी प्रोविजंस के तहत अपनाए गए कानून को भी मनसूख करने का ऐलान कर दिया गया है। 2012 वाला आईन भी गया, जो इमरजेंसी के दौरान कानून लगाया गया था उसे भी ख़त्म कर दिया गया। और साथ साथ जो मुल्क का अपना आईन था, तीसरा हिस्सा जो आईन का था, वो भी ख़त्म कर दिया गया है। अशरी को अबूरी मरहले के लिए एक आर्जी कानून साज काउंसिल बनाने का भी इख्तियार दे दिया गया है। यानी टेम्परेरी एक आइन साज काउंसिल बनाई जाएगी, जिसके लिए नए सदर को बाज़ाब्ता तौर पर इख्तियारात दिए गए हैं। इख्तियारात दिया गया है कि जो नए आइन की मंजूरी तक अपना काम काज करेंगे, यानी जब तक नया आइन बनेगा तब तक ये नई अबूरी हुकूमत भी काम करती रहेगी। तर्जुमान मिलिट्री ऑपरेशन कमांडर शाम हसन अब्दुल गनी का मानना है कि मुसल्लह दड़ों को तहलील करने का भी ऐलान कर दिया गया है। यानी जो ग्रुप्स लड़ते थे बशार अल असद के खिलाफ, उन तमाम को डिसबैंड कर दिया गया है। अब सिर्फ ऑफिशियल मिलिट्री काम करेगी, ऑफिशियल फोर्सेस काम करेंगी और रियासती आइन और परचम की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाएगा। यह नए सदर की तरफ से रात देर गए ऐलान कर दिया गया है। तो शाम के अंदर ड्रामाई तब्दीलियां बैक टू बैक देखने को मिल रही है। हुकूमत ने फिलहाल नए सदर का ऐलान कर दिया है, तमाम आइन मनसूख कर दिए गए हैं, अबूरी एडवाइजरी काउंसिल को मंजूरी दे दी गई है और जितने भी मुसल्लह ग्रुप थे, तमाम ग्रुपों को तहलील करने का फरमान रात देर गए शाम की नई हुकूमत की तरफ से जारी कर दिया गया है। तो ये थी पहली खबर कि क्या कुछ शाम के अंदर चल रहा है। अब शाम के हवाले से जब आप देखेंगे तो कुरान और हदीस की अपनी एक अलग बात यहाँ पर है, लेकिन पॉलिटिकली जब आप देखेंगे तो शाम की इस नई हुकूमत पर दुनिया भर की नजरें भी मरकूज है। शाम के बाद जरा बात फलस्तीन और गजा की भी करते हैं, जहां पर लगातार अमेरिका समेत कई मुल्कों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में क़याम अमन मुमकिन हो सकता है। इस बीच इतलात और खबर यह है कि एक और मामला आगे बढ़ेगा। गजा जंगबंदी के मामले में इसराइल और हमास के दरमियान कैदियों का तीसरा तबादला आज होगा। कल हमास की जानिब से 5 भाइयों को रिहा कर दिया गया था और इतलात के मुताबिक गजा जंगबंदी इजराइल और हमास के दरमियान कैदियों का तीसरा तबादला कल होगा। इन्हें रात देर की मीटिंग हुई है। उम्मीद ये लगाई जा रही है कि आज शाम या कल सुबह तक ये तीसरा तबादला हो सकता है। गजा जंगबंदी मुआहिदे के तहत फलस्तीनी मज़ामती तंजीम हमास और इजराइल के दरमियान कैदियों का तीसरा तबादला मुमकिन हो रहा है। इस ज़िमन में रेड क्रॉस समेत कई अहम इदारे एक बार फिर हरकत में आ चुके हैं। हमास की अस्करी विंग अल अक्साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा के मुताबिक हमास की जानिब से कल 3 इसराइली भाइयों को रिहा किया जाएगा, जिनके बदले में 19 साला खातून फौजी एहलकार को भी कल रिहा कर दिया जाएगा। कल रिहा होने वालों में इसराइल से 29 साला खातून अरबील यहूदी और 80 साला बुजुर्ग भी शामिल है। तो इस तरीके से एक और तबादला जो है वो मुमकिन हो रहा है। यहाँ पर जंगबंदी की बात हो रही है तो याद रखिएगा कि मुख्तलिफ मुल्कों की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि फ़लस्तीन, इजराइल और तमाम जो आसपास के इलाके हैं वहाँ पर क़याम अमन मुमकिन हो सके, जो यरगमाल बनाए गए लोग हैं उनकी रिहाई हो सके, जो इजराइल की क़याद में हैं उनकी रिहाई हो सके और एक नई राह की तलाश भी की जाए। इस बीच अमेरिका के गुज़श्ता दिए गए बयान पर जहाँ मुस्लिम मुल्कों ने बरहमी का इजहार किया और किसी भी कीमत पर उस बयान को काबिल कबूल माना नहीं है कि फ़लस्तीनियों को मुख्तलिफ मुल्कों जॉर्डन, उर्दन और दीगर मुल्कों के अंदर रिहाइश पजीर किया जाए ताकि फ़लस्तीन, गजा और जो यरूशलेम है उसके आस पास सूरत हाल
पर काबू पाया जाए, इसे बिल्कुल भी तस्लीम नहीं किया जाएगा। मुस्लिम ममालिकों की तरफ से पहले ही इस बात की वजाहत कर दी गई है। ताहम मस्बत पहलू यह है कि कैदियों का एक और तबादला आज रात देर गए होगा और उसके साथ ही यह सिलसिला आगे बढ़ सकता है। याद रखिएगा, अक़वाम मुत्तहिदा ने पहले ही अपनी बात में यह साफ कर दिया गया था कि हजारों टन बारूद का इस्तेमाल गजा शहर के आसपास किया गया। मलबा हटाने के लिए 3 से 5 साल का वक्त लग सकता है। मलबे के अंदर हजारों लाशें अभी भी दबी होंगी, इस तरीके का खदशा अक़वाम आलम की तरफ से भी किया गया था। ताहम मस्बत पहलू ये कि एक और पड़ाव आगे बढ़ रहा है और उस पड़ाव के तहत एक और तबादला होगा फ़लस्तीन और इजराइल के दरमियान एक तय मुआहदे के बीच। तो नाज़रीन, ये तो थी खबर जनाब अक़वाम आलम की, जहां पर दो मुल्कों के बीच जो खाना जंगी जो सूरत हाल बनी है, शाम और फ़लस्तीन के अंदर क्या कुछ चल रहा है, ये हमने आपके सामने रख दिया है। बात ज़रा दारुल हुकूमत नई दिल्ली की भी करते हैं, क्योंकि दारुल हुकूमत नई दिल्ली के अंदर कल से सबकी नज़रें मरकूज रहेंगी। जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क की आखिरी रियासत के आखिरी गांव तक तमाम लोगों की नजरें कल से नई दिल्ली पर मरकूज रहेंगी, क्योंकि बजट 2025-26 का आगाज कल से बाज़ाब्ता तौर पर होगा। बजट सेशन का आगाज कल से लोकसभा के अंदर होने जा रहा है और इस ज़िमन में इस सेशन को 2 मरहलों में जोड़ दिया गया है, यानी 2 मरहलों के अंदर अंदर इस सेशन को मुकम्मल किया जाएगा। पार्लिमानी अमूर की वजारत की तरफ से कुल मिलाकर 27 सेशन यानी 27 बार इस पर बातचीत होगी। 27 दिनों के अंदर अंदर इस बजट को समेटने की कोशिश की जाएगी। ताहम पहला मरहला जो है वो 31 जनवरी यानी कल से शुरू होगा, जो 13 फरवरी तक जारी रहेगा। और कल ही सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन यानी लोकसभा और राज्यसभा के मुंतखबा अरकान से खिताब भी करेंगे। ये कल तकरीबन 10:30 पौने 11 बजे के आसपास होगा, जब सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू रिवायात को बरकरार रखते हुए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन से खिताब करेंगी। जिसके बाद निर्मला सीतारमन वजीर खजाना जो है 1 फरवरी को जनरल बजट आम मीजानिया आम बजट अवाम के सामने रखने जा रही है। और निर्मला सीतारमन के बजट से कबल मुख्तलिफ रियासतों को जो उम्मीदें अपनी जगह है, जम्मू कश्मीर यूनियन गवर्नमेंट की भी जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो अवामी हुकूमत है उनकी भी उम्मीदें यूनियन गवर्नमेंट से लगी हुई है कि जो मुख्तलिफ माली मसाइल है, जिसका जिक्र गुज़श्ता दिनों बदलते जम्मू कश्मीर कॉन्क्लेव के अंदर उमर अब्दुल्ला ने किया कि खजाना खाली है, मुश्किलें बहुत है, मसाइल को तय करने के लिए हमें एश्योरेंसेस मिली है, वो कितनी पूरी होंगी वो आपको 1 फरवरी सन 2025-26 के बजट के उस भाषण के अंदर, उस तकरीर के अंदर देखने को मिलेगी जो वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ऐवान के अंदर रखने जा रही है। ताम अब की बार जब बजट पेश किया जाएगा तो जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा इस बजट का हिस्सा जरूर होगा। वो ये होगा कि जो अंदरूनी सलामती पर जम्मू कश्मीर पुलिस का बजट जम्मू कश्मीर बजट के साथ होता था वो अलहदा कर दिया गया, यानी तमाम बजट्स अब जो जम्मू कश्मीर पुलिस के होंगे वो दाखिला वजारत की तरफ से दिए जाएंगे। और कल उम्मीद लगाई जा रही है कि एक टेंटेटिव फिगर इस बजट का भी सामने आ सकता है। तो कुल मिलाकर परसों वाले बजट के अंदर जब निर्मला सीतारमन पेश करेंगे, लेकिन कल का दिन इंतहाई अहम ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन है और कल से बाज़ाब्ता तौर पर बजट सेशन का आगाज होगा। 2 मरहलों में इस बजट सेशन को लिया गया है। 31 जनवरी से 13 फरवरी तक एक पड़ाव होगा, जिस दौरान निर्मला सीतारमन 1 फरवरी को अपना बजट पेश करेंगी, जिस पर तमाम मुल्क की नजरें मरकूज है। इस बीच दारुल हुकूमत नई दिल्ली की बात करते हैं। संसद के आसपास यानी लोकसभा राज्यसभा कॉरिडोर के आसपास नई दिल्ली के मुख्तलिफ हसास इलाकों के अंदर सिक्योरिटी के मजीद सख्त इक़दाम कर दिए गए हैं। और सख्त इक़दाम के बीच कल वजीर आज़म साहब भी ऐवान से पहले अपनी बात रखेंगे, जिसके बाद ज्वाइंट सेशन भी होगा और उसके फौरन बाद दूसरे दिन वजीर खजाना निर्मला सीतारमन अवाम के सामने जनरल बजट रखेंगी। उम्मीद ये लगाई जा रही है कि टैक्स से लेकर दीगर मुराद का पिटारा निर्मला सीतारमन के पिटारे से बाहर आएगा और कुछ मामलात हल होते हुए भी नजर आएंगे। बात दिल्ली की चल रही है, सेशन की चल रही है, लेकिन इस सेशन के साथ साथ एक और खबर भी जुड़ी हुई है जो इंतहाई अहम खबर है। और खबर ये कि ज्वाइंट
पार्लियामेंट्री कमेटी बराए वक्त ने अपना काम मुकम्मल कर दिया है। काम मुकम्मल करने के साथ ही हंगामा भी हुआ है, लेकिन आज का दिन इंतहाई अहम, क्योंकि आज जेपीसी अपना इंटरिम रिपोर्ट स्पीकर लोकसभा के सामने रखने जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं वक्फ तरमीमी बिल के हवाले से, क्योंकि आज का दिन इसलिए अहम है। जो जेपीसी की रिपोर्ट है वो आज लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के सामने पेश की जाएगी। आपको बता दें कि जेपीसी ने इस वक्फ तरमीमी बिल को पहली मंजूरी दे दी है। 14 तरामीम जो हुक्मरान जमात की जानिब से रखे गए थे उनको मंजूरी दे दी गई है। ताहम अपोजिशन की जानिब से जो तरामीम रखी गई थी उनको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया गया है। कुल मिलाकर 44 तरामीम रखी गई थी, जिनमें से सिर्फ जो हुक्मरान जमात के 14 तरामीम थे सिर्फ वो उनको मंजूर कर लिया गया, और बाकी जो अपोजिशन के तरामीम थे उनको मुस्तरद कर दिया गया। जगदम्बिका पाल जेपीसी की रिपोर्ट आज स्पीकर ओम बिरला को पेश करेंगे। मुसलमानों के एतराज़ात जो है वो भी इसमें लिखे गए हैं कि कौन कौन से इस पर सवालात उठाए गए हैं। वक्फ तरमीमी बिल पर उठने वाले सवालात के अज़ाले और खदशात को दूर करने के नाम पर बनाई गई मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने एक करीबन 655 सफ़हात पर रिपोर्ट तैयार की है, जो आज स्पीकर के सामने पेश की जाएगी। और साथ ही साथ जगदम्बिका पाल पर कई इल्ज़ामात भी लग रहे हैं, उन पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लग रहा है, और ताहम आज इस पर सबकी नज़रें रहेंगी, क्योंकि आज जो है रिपोर्ट ओम बिरला के सामने पेश की जाएगी, और उसके बाद जो है कल बजट सेशन भी शुरू होना है, तो फिर इस पर भी चर्चाएं चल रही है कि बहुत बड़ी खबर हम आपके सामने रखेंगे। आज ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बराए वक्त जो है वो अपनी रिपोर्ट, जिस पर कल हंगामा देखने को मिला था, 655 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट को आज स्पीकर लोकसभा ओम बिरला के सुपर्द करने जा रही है। और कल हमने देखा कि हिज़्ब इख्तिलाफ के मेंबरान जब वोटिंग चल रही थी तो इस पर बरहम भी दिखे, और 14 के मुकाबले में 11 वोट उसके मुखालफत में पड़े हैं, लेकिन उसके बरक्स 14 वोट उसके हक में पड़े हैं। तो इस तरीके से वॉइस वोट के जरिए से उन तमाम तरमीमों पर जिन पर मुख्तलिफ रियासतों से फीडबैक लिया गया था, उसके साथ इस चीज़ को भी रखा गया कि ये तरमीम वक्त की ज़रूरत है, इसलिए इसको करना है। इस तरीके का इशारा जो है वो पहले ही दे दिया गया है। 655 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट के अंदर 44 ऐसी शिकें हैं जिन पर तरमीम लाना वक्त की ज़रूरत बताया गया है। जेपीसी की तरफ से हमारे जो ज़राया जेपीसी के अंदर है उनका मानना है कि 44 क्लासेस ऐसी हैं अमेंडमेंट के अंदर जिन्हें प्रपोज किया गया था, और 44 में से 14 ऐसी क्लासेस हैं जिन्हें मिन एडॉप्ट भी किया गया है। क्योंकि ये तरमीमें इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से जो इजाफी माल मिलेगा, जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं, उसका बराह रास्त फ़ायदा गरीबों को, मोहताजों को और ऑर्फन्स को मिले, ये वक्त की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर राधा मोहन दास की तरफ से हिज़्ब इख्तिलाफ के मेंबरों का क्रिटिसाइज किया गया और तनकीद करते हुए ये कहा गया कि वो रिवायती तौर पर इस तरीके का माहौल बनाते हैं कि यहाँ पर यह सिलसिला इस तरीके से चले। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल कल वॉइस वोट के साथ मंजूर कर दी गई है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इसकी मुखालफत की है। तकरीबन 12 से 13 ऐसे मेंबरान पार्टीज के थे जिन्होंने इस पर मुखालफत की है, और वो पार्लियामेंट के अंदर भी इसकी मुखालफत करेंगे। फिलहाल पहला मरहला जो वक्त तरमीमी बिल का था वो जेपीसी का था, जहां पर जगदम्बिका पाल की सरबराही में बनाई गई कमेटी ने अपना काम मुकम्मल कर दिया है। तरमीमों को हरी झंडी भी मिली है। कुछ बातें जो फीडबैक के तौर पर पूरे मुल्क से आई है उसे भी सुना गया है। ऐवान के सामने उसे बहुत जल्द रखा जाएगा, लेकिन आज ये सारी रिपोर्ट जो है वो स्पीकर ओम बिरला को सौंप दी जाएगी, जिसके बाद इसे ऐवान के अंदर लाया जाएगा बजट सेशन के दौरान। तो ये इंतहाई अहम और बड़ी खबर है जो इस वक्त वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल के हवाले से सामने आ रही है। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो बात जम्मू कश्मीर की करेंगे। मौसम का मिजाज बदला हुआ है। खुशगवार मौसम के बीच आने वाले दिन कितने सख्त और मुश्किल भरे होंगे, इस पर जरा गुफ्तगू करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि उमर अब्दुल्ला वाली हुकूमत एक बड़ा फैसला करने जा रही है। फैसला हजारों लोगों के मुस्तकबिल का है। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। इस्लाम जी के प्रोग्राम देख रहे हैं आप। दूसरे पड़ाव पर हम आ गए हैं। बात जम्मू कश्मीर के हवाले से करेंगे और सबसे पहले बात मौसम की, क्योंकि चिले कलान का इख्तिताम हुआ है और जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी कि चिले कलान में बारिशें होंगी, बर्फबारी होंगी, लेकिन लगातार हमने देखा कि खुश्क मौसम का सिलसिला लगातार बरकरार है। लेकिन अब राहत की खबर है, क्योंकि कई एक इलाकों में, खासकर पहाड़ी इलाकों में मौसम तब्दील हुआ है और हल्की बर्फबारी भी हुई है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक 5 फरवरी तक मौसम इसी तरह का रहने का इम्कान है। बर्फबारी होगी, बारिशें भी हो सकती है, लेकिन जिस तरह से ये मौसम सरमा गुजरा या चिले कलान गुजरा और जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी कि बर्फबारी होगी, बारिशें होगी, बिल्कुल हमने देखा कि मौसम खुश्क गुजरा, जिस वजह से आने वाले दिनों में या आने वाले महीनों में मौसमी बहार में हमें दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि फ़िलहाल महकमा मौसमियात ने कहा कि 5 फरवरी तक हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। लेकिन साल 2024 की बात करें तो साल 2024 पिछले 5 डिकेड्स में ये सबसे खुश्क साल माना जा रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में करीबन 87% बारिश की कमी देखी गई है। खासकर जो जनवरी का महीना गुजरा, जनवरी के महीने में 87% जो रेनफॉल है वो कम देखा गया, और जिसकी वजह से मौसम बहार में इस वाले से मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसका असर जो है एग्रीकल्चर भी पड़ सकता है, जिसके मनफी असरात देखने को मिलेंगे। लेकिन फ़िलहाल राहत की खबर ये कि कई एक पहाड़ी इलाकों में मौसम तब्दील हुआ है, हल्की बर्फबारी हुई है और 5 फरवरी तक कई एक इलाकों में बर्फबारी और बारिशें भी हो सकती है। जहां रियासती महकमे मौसमियात का मानना है कि 5 फरवरी तक हल्की से दरमियाना दर्जे का बारिशें या बर्फबारी का इम्कान है, क्योंकि मगरिबी हवाओं का असर बन रहा है। वहीं पर कल जब आप देखेंगे तो पीर पंचाल इलाकों के अंदर, जोजिला की पहाड़ी पर, राजदान पास पर, सिमथन टॉप पर और साथ साथ दीगर आसपास की पहाड़ियों पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। और ये बर्फबारी मानी जा रही है कि जो मगरिबी हवाओं का असर की खबर थी उसी के तहत जो वो देखने को मिला। अब जरा थोड़ा सा बैक एंड पर चलिए। पिछले साल सन 2024 दिसंबर का महीना जब चिले कलान का आगाज हुआ था और चिले कलान हमसे रुखसत हुआ है, खुश्क ही निकला है, हल्की सी बर्फबारी हुई है। जो ड्राई स्पेल था वो थोड़ा सा जरूर आपको खत्म हुआ नजर आएगा, लेकिन क्या इससे हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर सेक्टर को कोई राहत मिलेगी? तो इतलात और खबरों के मुताबिक माहिरीन का मानना है कि अगर बारिशें और बर्फबारी आने वाले 3 से 5 दिनों तक बरकरार नहीं रही, नमी जो ज़मीन के अंदर है वो और ज़्यादा नहीं देखने को मिली, तो आने वाले दिनों में गर्मियों के अय्याम में यहाँ पर हमें 2 तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। रेनफॉल डेफिसिट की बात तो अभी आपको बता रहे थे मेरे साथी, लेकिन मसला हॉर्टिकल्चर सेक्टर के लिए पैदा सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि सर्द मौसम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेब की पैदावार के लिए। एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर के लिए इस वक्त की अहम तरीन खबर यही है कि अगर मज़ीद बारिशें और बर्फबारी नहीं हुई तो मुश्किलों का वक्त आने वाले 3 से 5 महीनों के दरमियान जो है वो देखने को मिल सकता है। एदाद शुमार ये साफ बता रहे हैं कि सूरत हाल ये है कि जिस तरीके का सरमा होना चाहिए था वो नज़र नहीं आ रहा है, और सर्दी के दौरान जिस तरीके से गर्मी का एहसास पैदा हो रहा है ये किसी भी कीमत पर साइंटिफिक अंदाज में सही नहीं है एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर के लिए। उम्मीद यही है कि एक बार फिर मगरबी हवाओं का रुख जिस तरीके का बना हुआ है वो सही तरीके से एंटायर सूबा जम्मू, सूबा कश्मीर के अंदर दिखे, तब जाकर ये बर्फबारी होगी, बारिशें होंगी, तो ये ज़मीन के नीचे का जो रिसोर्स हमारा है, पानी है, ये वाटर टेबल जो है वो और ज़्यादा ऊपर आ जाए, नमी जो है वो दिखे कहीं ना कहीं, जिसके बाद हम एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर में पैदावार बढ़ा सकते हैं। वरना ड्रॉट जैसे खुश्क साली जैसी सूरत हाल आने वाले चंद महीनों के अंदर अंदर पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिल सकती है। अल्लाह पाक हमें इस मुसीबत से बचा दे, क्योंकि सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक है। पिछले 10 साल 15 साल के रिकॉर्ड्स को खंगालेंगे तो सबसे कम बारिशें, सबसे कम बर्फबारी इन पिछले साल और इस जनवरी के महीने में हुई है, जो इंतहाई अफसोसनाक है। माहिरीन इसे तशवीशनाक करार दे रहे हैं।
चलिए, उम्मीद तो यह है कि रहमत बाराम बरसे, मसाइल का हल हो, लेकिन मसाइल का हल हुकूमत की भी जिम्मेदारी रहती है और यही जिम्मेदारी का एहसास गुलिस्तान न्यूज ने नवमुंतखबा हुकूमत के 100 दिन पूरे होने पर उन्हें दिलाया, जब बदलता जम्मू कश्मीर सीजन 2 का एहतमाम किया गया और इसमें वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने बेबाक अंदाज में सवालों का जवाब भी दिया। लेकिन इत्तलात और खबरों के मुताबिक यहां पर सवालों का जवाब दिया गया, वहां पर सिविल सेक्रेटरीट के अंदर हरकत भी देखने को मिली है। आरजी मुलाजमीन को लेकर अहम और बड़ी खबर सामने आ रही है कि आरजी मुलाजमीन का डाटाबेस यानी कैजुअल और डेली वेज वर्करों के डाटाबेस को बनाने की तैयारियां एक बार फिर शुरू हो गई है और इस जिमन में बहुत जल्द ऑफिशियल कंफर्मेशंस भी सामने आएंगी। फिलहाल वजीर आला ने गुलिस्तान न्यूज के बदलते जम्मू कश्मीर नई राहों का सफर सीजन 2 के अंदर इस बात का ऐलान किया था कि उनकी माजी की हुकूमत ने जरूर कोशिशें की थी, हालात बदले, लेकिन अब की बार इसे किसी भी कीमत पर ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा। यहां पर बात हुई, सिविल सेक्रेटरीट के अंदर हरकत हुई और इत्तलात के मुताबिक अब यहां पर डाटाबेस बनाने के लिए दोबारा से पेशरफ्त हो सकती है और इत्तलात ये है कि तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज के लिए भी हुक्मनामा आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर दिया जा सकता है। मेजर अनाउंसमेंट इस बजट के दौरान, यानी जब जम्मू कश्मीर का बजट मार्च के पहले हफ्ते में शुरू किया जाएगा, तो उसमें कहीं ना कहीं इस बजट प्रोसेस के दौरान बड़ी बात भी सामने आ सकती है। वजीर आला सिर्फ वजीर आला नहीं है, उनके पास खजाने का कलमदान भी है और यही जिमन में जब उनसे ये सवाल पूछा गया था तो उन्होंने जरूर डिप्लोमेटिक अंदाज में इस सवाल का जवाब दिया था कि अब मामलात उनकी नोटिस में है, हल करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन हमारी इतलात और खबर यह है कि सिविल सेक्रेटरीट और स्पेशली सीएम सेक्रेटरीट इस पूरे मामले पर गियर अप हो गया है और यूनियन टेरिटरी के अंदर काम करने वाले तमाम हजारों लोगों के लिए एक राहत भरी खबर जो है वो हो सकती है। और इस जिमन में तमाम महकमा जात, चाहे वो जल शक्ति हो, पीडीडी हो, फ्लोरिकल्चर हो, एग्रीकल्चर हो, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट हो, हर महकमे के अंदर हजारों की तादाद में ये नौजवान काम कर रहे हैं जो हुकूमती इदारों की फालियत पर सवाल नहीं बल्कि उसे बेहतर बनाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि आप आने वाले दिनों में एक प्रोसेस शुरू किया जाएगा, जिसके बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि मार्च आते आते इस प्रोसेस को मुकम्मल किया जाएगा और बजट सेशन के दौरान वजीर आला कोई बड़ी बात भी इस जिमन में रख सकते हैं। हजारों नौजवानों का क्या 10-10, 15-15 साल दिए एज ए डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स, चाहे वो पीएचई हो, अदर डिपार्टमेंट्स हो, एक अच्छी खासी फौज हमारे पास हो, जिसको लेकर एलजी साहब का एक स्टेटमेंट बहुत ज्यादा था, जिस पर आपने भी ट्वीट और कई बार तकरीरें भी की हैं कि जनाब ऐसा नहीं चलेगा, इन लोगों का एड्रेस होना चाहिए। अब जब 3 महीने हो गए हैं, क्या हम नेक्स्ट 3 महीने में एक से कोई उम्मीद रखें इस हुकूमत से, उमर अब्दुल्ला साहब से, कि ये जो ग्रेव इशू है हजारों लोगों का, ये कहीं ना कहीं एड्रेस होगा, सुलझेगा, कोई रास्ता निकलेगा इसका? एक जमाने में इनके लिए हम रास्ता निकाल देंगे। अगर मेरी पिछली हुकूमत में फ्लड नहीं आया होता, इसका हमने उस वक्त इलाज निकाल दिया था। हमने इनकी नंबर जो है वो एस्टैब्लिश की थी, इनको रेगुलराइज करने का जो प्रोसीजर था वो भी एस्टैब्लिश किया था, लेकिन फिर जो हुआ वो आपके सामने है। अब इस सिलसिले को नए सिरे से करना पड़ेगा। कितने डेली वेजर हैं, कहाँ पर हैं, क्या वो वाकई काम कर रहे हैं या नहीं, पहले हमें वो नंबर एस्टैब्लिश करना होगा, किस डिपार्टमेंट में कहाँ पे, उसके बाद उनको रेगुलराइजेशन का जो है वो सिलसिला हम दोबारा शुरू कर सकते हैं। ठीक है सर, इसके साथ साथ ही एक मामला हमारा रिजर्वेशन का भी है, जिसको लेकर आपने कैबिनेट सब कमेटी भी बनाई, अदालत के अंदर भी मामला है, लेकिन उमर साहब के सामने खाका क्या है? इसको बनाने का सिलसिला बहुत जल्द शुरू किया जाएगा, क्योंकि वजीर आला जब यहां पर बोल रहे थे तो वजीर आला का सेक्रेटरीट इस जिमन में तैयारियों को हतमी शक्ल भी दे रहा था और आने वाले दिनों में इस जिमन में इस डाटाबेस को बनाने की बात हो रही है। अब बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात तरक्की की करते हैं। आपको याद होगा एक रोपवे का मामला जम्मू के अंदर अटका पड़ा था, हंगामा हुआ कटरा के अंदर, और इस बीच इतलात और खबर यह है कि श्राइन बोर्ड मकामी लोगों के साथ मशावरत के बाद इसे सुलझाने की कोशिशें भी की गई हैं। श्राइन बोर्ड का
अपना मौक़िफ़ इस ज़िमन में है, लेकिन खबर जो हम आपको बता रहे हैं कि मरकजी हुकूमत ने एक और मंसूबा हाथ में लिया है और ये मंसूबा अमरनाथ के लिए बनाया जा रहा है। अमरनाथ के लिए भी एक नए रोपवे का सिलसिला हाथ में लिया गया। अमरनाथ यात्रा के हवाले से यात्रियों को हर मुमकिन सहूलत मिले, रास्ते को बेहतर बनाने के लिए बीआरओ के पास पहले ही काम सौंप दिया गया था, लेकिन अब खबर यह है कि अमरनाथ यात्रा के लिए मरकजी हुकूमत रोपवे बनाने की तैयारी में है। यानी रोपवे बनाया जाएगा, उसी तरीके का गंडोले के तर्ज का रोपवे बनाया जाएगा, उसी तरीके का रोपवे बनाया जाएगा जिस तरीके से कटरा के अंदर बनाया जा रहा है। उसी तर्ज पर अब अमरनाथ यात्रियों के लिए भी एक और तोहफा जो है वो मिल सकता है और ये रोपवे जो है वो कुल मिलाकर 11.6 किलोमीटर का होगा, जो बालतल से शुरू करते हुए गुफा तक पहुंचेगा। माना जा रहा है कि अब इस ज़िमन में मरकजी हुकूमत ने जो प्रपोजल बनाया है वो ये है कि एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनाया जाए और ये 11.6 किलोमीटर जो बालतल से अमरनाथ गुफा तक का बनेगा, इससे यात्रियों को सहूलत, टाइम में आसानी होगी। इसको देखते हुए ही ये प्रोजेक्ट जो है वह हाथ में लिया गया है। इनिशिएटिव मरकजी हुकूमत का है ताकि एक्सेस भी ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा यात्री वहाँ पर जल्दी जल्दी से ऊपर नीचे कर सके। इसको देखते हुए ही तमाम चीज़ों को बनाने का सिलसिला हाथ में ले लिया गया। मरकजी हुकूमत फिलवक्त बालतल या पहलगाम से हेलीकॉप्टर सर्विसेज भी चला रही है, फिर घोड़े और पालकियां भी चल रही हैं, लेकिन इस बीच खबर ये है कि अब रोपवे भी बनेगा और इस ज़िमन में डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट और आसपास के तमाम हालात वाक़ात को भी ध्यान में रखा जाएगा। प्रोजेक्ट जो है दरअसल इसलिए बनाया गया है ताकि यात्री, बच्चे, बुजुर्ग जो इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं और इन मुश्किल तरीन और कठिन तरीन रास्तों से सफ़र नहीं कर पाते हैं, 8-8, 9-9 घंटे का सफ़र नहीं कर पाते हैं, या उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए से जाए, उनके लिए ये तीसरा मुतबादिल होगा जहां पर रोपवे की बात बताई जा रही है। 11 प्रोजेक्ट मरकजी हुकूमत मुख्तलिफ टूरिस्ट स्पॉट्स पर, मजहबी मकामात पर लेने जा रही है और उन 11 स्पॉट्स में जम्मू कश्मीर का अमरनाथ का यात्रा वाला स्पॉट भी है और बालतल के मकाम से ये बनाने की बात हो रही है। याद रखिएगा, सन 2024 में अमरनाथ यात्रा पर यात्रा जो थी 29 जून से शुरू हुई थी, 19 अगस्त को वो खत्म हुई थी, 52 दिनों तक ये यात्रा चली थी और इसमें कम व बेश 3.5 लाख यात्रियों ने पूरे मुल्क से इस यात्रा में हिस्सा लिया था और इससे एक पैगाम भी पूरे मुल्क के अंदर चला गया था। हेलीकॉप्टर सर्विसेज के साथ साथ दीगर चीज़ें भी यहाँ पर दी जा रही है। ताहम पंचतीर्थी बेस कैंप से जो 6 किलोमीटर वाला रास्ता है वहाँ पर इस हेलीकॉप्टर सर्विस को चलाया जा रहा है, लेकिन अगर ये रोपवे बनता है जिसका डीपीआर बनाने की बात सामने रखी है मरकजी हुकूमत ने, तो ये 11 किलोमीटर का रास्ता होगा जो सिर्फ 8 से 9 मिनटों के अंदर अंदर ही पूरा किया जाएगा। इस तरीके की खबरें जो है वो सामने आ रही है। तो फिलहाल एक नई सौगात जम्मू कश्मीर को मिल रही है और ये सौगात रोपवे के हवाले से है और यात्रा आसान तरीके से हो, यात्रियों को मजीद कोई दिक्कत ना हो। इस ज़िमन में अमरनाथ यात्रा को एड ऑन किया जा रहा है एक और फैदर, वो है रोपवे का जो बालतल के साथ बनाने की बातें सामने आ रही है। बात रोपवे की, तरक्की की और मरकज की पॉलिसी की, लेकिन जरा बात जम्मू कश्मीर की करते हैं, उन नौजवानों की करते हैं, उन बच्चों की करते हैं जो हमारे सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ते हैं। लेकिन सरकारी रिपोर्ट यह बताती है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अगर 8वीं में है तो दूसरी जमात की किताब को नहीं पढ़ सकते हैं। जमा तफरीक उनके सर के ऊपर से जा रहा है और असर की सब बड़ी रिपोर्ट जो एनुअल रिपोर्ट आई है उसने इसका बड़ा खुलासा पेश कर दिया है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ASER जिसे आप कह रहे हैं, साल 2024 का रिलीज हो गया है और उसमें हमारे रूरल गवर्नमेंट स्कूलों की कहानी को बताया गया है। इंतहाई अफसोसनाक है ये कि जम्मू कश्मीर के अंदर 52%, 52% 8वीं जमात के बच्चे दूसरी जमात के यानी सेकंड क्लास के किताबें नहीं पढ़ पाते हैं। ये सरकारी एदाद-ओ-शुमार है हमारे सरकारी स्कूलों का। और ये भी नहीं कि इतना कहानी खत्म हो, 70% बच्चे जो 10वीं जमात के हैं उन्हें जमा तफरीक यानी मैथमेटिक्स का बेसिक प्रिंसिपल ऐड, माइनस, सब्ट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ये बिल्कुल भी नहीं आता है। अब ये कौन से स्कूल है?
जहां पर हमारे उस्ताद, मोहतरम उस्ताद पीएचडी करके हैं, एमएड करके हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर हैं, और यहां पर यह सूरत हाल है कि रूरल एरियाज के अंदर जो हमारे बच्चे हैं न तो अंग्रेजी पढ़ पाते हैं, और अगर 8वीं में है तो तीसरी चौथी जमात की किताब समझ ही नहीं पाते हैं, तो सिर्फ एड ऑन करने की कोशिश की जा रही है। हम नहीं, ये सरकार का वो रिपोर्ट बताता है जो हम पिछले 1 महीने से आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं कि निज़ाम तालीम को खुदारा बेहतर कीजिए, क्योंकि ये निज़ाम तालीम जिस तरीके से हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं ये डिरेल हो रहा है, और प्राइवेट सेक्टर में जो सिस्टम चल रहा है वो एक्सपैंड और फ्लोर हो रहा है, जो सही बात है, होना भी चाहिए, लेकिन इन गरीब बच्चों का क्या जिनके मुकद्दर के साथ हम खेल रहे हैं। सीधे श्रीनगर इमरान नाइकू इस बड़ी खबर पर मेरे साथ है। इमरान, अपडेट करें कि सरकार का रिपोर्ट कार्ड है, और सरकार का रिपोर्ट कार्ड मनफी है सरकारी स्कूलों को लेकर, यही बात तो हम पिछले कई दिनों से बता रहे थे। देखिए, मुसलसल हम ये बात दोहराते हैं और इसका जिक्र करें, जिस तरह से आपने भी कहा कि लगातार हम जम्मू कश्मीर के तालीमी निज़ाम पर रिपोर्ट्स कर रहे हैं, इस पर डिबेट्स, डिस्कशंस कर रहे हैं, इस पर प्रोग्राम्स कर रहे हैं, और ये एक और अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि जिस तरह से ये जो सर्वे में बताया गया है कि जम्मू कश्मीर के जो 8वीं जमात के जो तलबा हैं वो सिर्फ उसमें 47% स्टूडेंट्स हैं जो सेकंड क्लास के जो स्टूडेंट्स की जो बुक्स है उसको पढ़ सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं। और इसी तरह से जो डिवीजन है मैथमेटिक्स का, 8वीं क्लास के जो स्टूडेंट्स है 27% सिर्फ जो है स्टूडेंट्स उसको हल कर सकते हैं, यानी कि जो मैथमेटिक्स में जो डिवाइड है या डिवीजन जो है उसमें वो टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर हम इसी रिपोर्ट के हिसाब से देखें साल 2022, साल 2024, साल 2018, 2018 में ये जो फिगर्स थे 55% थे, 2022 में 51%, और अब 2024 में जो रिपोर्ट आई है 47%। जो 8वीं जमात के स्टूडेंट्स जो है वो सेकंड क्लास के स्टूडेंट्स की किताबें पढ़ सकते हैं, यानी कि इसका जो ट्रेंड है वो इसका जो ग्राफ है नीचे जा रहा है। इसी तरह से 2018 में जो स्टूडेंट्स थे मैथमेटिक्स 8वीं जमात के, जो मैथमेटिक्स का जो डिवीजन है उसका टास्क क्या उसको पढ़ने में या उसको हल करने में जो परसेंटेज है वो भी लगातार डाउन होती जा रही है, 22, 28 और 32%। सो कुल मिला के हम देख रहे हैं कि ये जो सर्वे है अक्रॉस द ये जो कंट्री है नेशन वाइड, ये रूरल बेस्ड सर्वे होती है, और ये जो सर्वे है ये देहातियों में होता है, गाँव में होता है, और इसीलिए ये सर्वे जो है हर गांव में की जाती है। और हर अच्छा, मैं यहाँ पर आपको 1 मिनट रोक रहा हूँ। ये सर्वे की जब सैंपलिंग की बात होती है ना, तो अपने नाज़रीन को जरा मैं और स्पेसिफिक करके बता दूँ। सैंपल सर्वे जो है वो 30 रैंडम विलेज के अंदर किया गया है जी, 20 अजला के अंदर। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 20 घर चुने गए, रैंडमली उनकी उम्र जो थी 3 से 16 साल की तक की थी, जो सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ रहे थे, और 5 से 16 साल के दरमियान थी। सिबलिंग्स को भी देखा गया और नॉन सिबलिंग्स को भी देखा गया। ये खुद सरकार अपने इस रिपोर्ट के अंदर कह रही है, और उसी के अंदर ये बात सामने आ रही है कि जनाब हमारे गांव देहात के अंदर अल्लाह ही मेहरबान है इन तमाम स्कूल का। तो जनाब एक चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है इमरान नाइकू साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि आप कंटिन्यूसली इस प्रोसेस को देख रहे हैं। सरकार राइट टू एजुकेशन का हवाला दे रही है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का हवाला दे रही है, और हर घर के अंदर तालीम का नूर हो, हर आंख इस नूर से बहरामंद हो, इस ज़िमन में बड़े दावे किए जा रहे हैं। उस्ताद जो पीएचडी है, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर है, इस पर कोई शक भी नहीं है, उसके बावजूद भी ये पोअर परफॉर्मेंस का जो स्टेट आ रहा है, इसे हम क्या अफसोसनाक माने, बुज़दिली माने, या हम अकाउंटेबल ही नहीं है कहीं पर? ये एक सूरत हाल है इस चीज की। देखिए, आपको याद होगा कि जब साल 2000 में सरकार की तरफ से एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है वो इम्प्लीमेंट हुई थी, जिसे हम सर्व शिक्षा अभियान SSA कहते हैं, और इस स्कीम का बुनियादी मकसद ये था कि बच्चों को तालीम जो है वो मुफ्त फराम की जाए, प्राइमरी एजुकेशन उनको जो है वो फ्री दी जाए। लेकिन उस स्कीम को जो है उसको कमर्शलाइज किया गया, उसको एजुकेशन को साइड में रखा गया, बालाई ताक रखा गया, और उसे मैं समझता हूँ वो एक स्कैम के तौर पर यूज किया गया, सिर्फ इंटरेस्ट की बुनियाद पर उसको यूज किया गया। और आप देखिए कि हर 1 किलोमीटर पर एक स्कूल जो है वो एस्टैब्लिश किया गया। नो डाउट कि वो सरकार ने कहा था, लेकिन बुनियादी मकसद उस स्कीम का ये था
कि जो रूरल एरियाज है वहाँ पे जो तालीमी निज़ाम जो है वो उसको बेहतर बनाना है, जो बच्चों की एजुकेशन है उसको क्वालिटी, उसको मयारी तालीम फराहम करना। लेकिन जो अब ये जो एनुअल स्टेट्स एजुकेशन रिपोर्ट जो हर साल पूरे मुल्क में जो है ये सर्वे की जाती है, जिस तरह से आपने भी कहा हर डिस्ट्रिक्ट में 30 विलेजेस को लिया जाता है, और ये रिपोर्ट जो हम देख रहे हैं, जब हम कश्मीर वैली में या जम्मू के अंदर इस रिपोर्ट को देखते हैं, खंगालते हैं गुज़िश्ता कई सालों के दौरान, तो लगातार हम अपलिफ्टमेंट के बरक्स, हम एम्पावरमेंट होने के बरक्स हमारा ग्राफ नीचे चला जा रहा है। सो मैं समझता हूँ जिस तरह आपने कहा अकाउंटेबिलिटी नीचे से शुरू होनी है, जिस तरह से हमारे कनक्लेव में उमर अब्दुल्ला साहब ने भी कहा अकाउंटेबिलिटी की उन्होंने बात की, लेकिन मैं समझता हूँ कि अकाउंटेबिलिटी सिर्फ मीडिया पर, प्रेस रिलीजेस में सिर्फ वोकली नहीं होना चाहिए, ये ऑन ग्राउंड होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। इमरान नाइक को हमारे साथ ज्वाइन करने की कोशिश करें कि आज नाज़िम तालीम डॉक्टर यतू साहब से जरा इस पर गुफ्तगू करें कि अब उनके पास फ्यूचर प्लानिंग क्या है, किस तरीके से इसको बेहतर बनाया जाए। एक तरफ से सरकारी स्कूल अपनी इफादियत खो रहा है, दूसरी तरफ से प्राइवेट सेक्टर बढ़ रहा है, और ये तफावत जो है ये हमारे लिए किसी भी सिमत में सही नहीं है। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि जनाब पीने का पानी आपके लिए जहर आलूदा है, खबरदार हो जाइए। छोटे से ब्रेक के बाद डिटेल के साथ आते हैं। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। प्रोग्राम सलाम जे के देख रहे हैं आप, और एक पड़ाव पर हम आ गए हैं। बात वस्ती कश्मीर के ज़िला गांदरबल की करेंगे और बात महकमे जल शक्ति की करेंगे, क्योंकि ज़िला गांदरबल में 37 चश्मे गैर महफूज करार दिए गए हैं, यानी इनके इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है और इंतज़ामिया की जानिब से इस हवाले से पब्लिक अलर्ट जारी कर दिया गया है। दरअसल ये सैम्पलिंग की गई थी
40 चश्मों पर और 40 में से 37 चश्मे ऐसे निकले जिनके पानी में जरासीम था और फिलहाल ये पानी इस्तेमाल के लिए गैर मौजू करार दिया गया है, जिसके बाद इस वाले से हुक्मनामा इंतज़ामिया मुतहरिक में आई और हुक्मनामा जारी हुआ और फिलहाल चश्मों को बंद करने का फैसला किया गया है। मुकम्मल तौर पर पाबंदी इन चश्मों के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है ताकि किस तरह की कोई मुश्किलात का सामना ना हो और इस वाले से बाज़ाब्ता तौर पर हुक्मनामा भी जारी हुआ है जो आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर है। दरअसल आपको बता दें कि एक रैंडम सैम्पलिंग और टेस्टिंग की गई थी जल शक्ति महकमे की जानिब से, रूरल वाटर सप्लाई डिवीजन गांधरबल श्रीनगर की जानिब से 40 स्प्रिंग्स की यानी 40 चश्मों की, जिनमें से 37 ऐसे चश्मे पाए गए जिनके पानी में जरासीम थे और ऐसे उनमें कंजप्शन पाया गया कि वो जो पानी था काबिल मौजू नहीं था, इस्तेमाल उसे नहीं किया जा सकता है और इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर लोगों को इतला दी गई है, खासकर जो गांधरबल के रहने वाले हैं या रूरल श्रीनगर के रहने वाले हैं कि फ़िलहाल इन चश्मों का जो पानी है वो इस्तेमाल में ना लाया जाए, खासकर पीने के लिए इसको इस्तेमाल ना किया जाए और फ़िलहाल कहा गया है कि जो नल का पानी है उसी का इस्तेमाल किया जाए और इस हवाले से अगर कहीं ज़रूरत भी पड़ती है तो पानी को उबाल कर पिया जा सकता है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि चश्मे का पानी जिसे आप कल तक साफ, शफाफ और काबिले इस्तेमाल मानते थे, सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक 40 में से 37 चश्मे जो है वो सेफ नहीं है, अनसेफ फॉर ड्रिंकिंग वाटर करार दिए गए हैं। जल शक्ति डिपार्टमेंट जिसे आप पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग भी कहते हैं, उनकी तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर ये सर्वे रैंडम सैम्पलिंग की गई थी जिनमें 37 के करीब ये चश्मे जो है वो सामने आए हैं कि यहाँ पर सूरत हाल ये है कि ये पीने के काबिल बिल्कुल भी नहीं है। रूरल वाटर सप्लाई इससे मुतहरिक हो सकती है और हुकूमती इदारों की तरफ से अब नई हिकमत अमली को भी तरतीब दे दिया गया है। बड़ी खबर जो इस वक्त सामने आ रही है पीने के पानी को लेकर, हम आपको पहले बता रहे थे कि बारिशें हो नहीं रही हैं, सरकारी हुकूमती इदारे भी पीने के पानी की सप्लाई को बर वक्त नहीं दे पा रहे। इस बीच सबकी नज़रें चश्मों पर हुआ करती थी, लेकिन ये चश्मे वाला पानी भी अब जहर आलूदा हो रहा है। सीधे हम चलेंगे अपने नुमाइंदे सलीम वानी, हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सलीम बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। खबर गांधरबल से है, आपके होम टाउन से है, जहां पर तकरीबन 40 में से 37 चश्मों के बारे में इतला और ख़बर ये है कि पानी काबिल इस्तेमाल नहीं है। सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है। ये एडवाइजरी देने का मकसद तो समझ आ रहा है कि पानी इस्तेमाल ना हो। ये जो सैम्पलिंग हुई थी इसकी बुनियादी वजह क्या थी? क्या लोगों की तरफ से शिकायतें की गई थी या हुकूमत अज खुद बेदार हुई थी और उन्होंने ये चेक किया था? जी बिल्कुल गौरव, जो गांधरबल में पानी का खजाना भी था, इस जमाने में गांधरबल में पानी का अल्लाह ताला की तरफ से भी 3 बड़े नाले सिंधी था, ब्रह्मपुरी नाला था या नारानाथ से भी जो नाला आता है, तो बड़े पानी के खजाने थे। लेकिन आज के दौर में अगर देखा जाए तो अल्लाह ताला की तरफ से भी बहुत बड़ा एक क्या बताएं कि हमको भी रुजू करना चाहिए। लेकिन कल दिन में जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गांधरबल है उसका यही कहना है कि एज रूटीन जब हम 2 महीने या 3 महीने के बाद जब सैंपलिंग करते थे, ये जो स्प्रिंग्स है जिसमें यानी कश्मीरी में जिनको नाज बोलते हैं, उनके जो पानी के लिए सैंपलिंग के लिए उठाया गया था तो 40 में से 37 चश्मों का जो पानी है वो पॉजिटिव पाया गया, जिसमें बैक्टीरियल कुछ वो डिटेक्ट हुए हैं। इसलिए उसके बाद उन्होंने तुरंत एडवाइजरी इजरा की है कि जो 37 नाले जो जिसमें है उनसे आप पानी यूज न किया, इस्तेमाल ना कीजिए। और आज जब मेरी बात हुई थी उनके साथ, तो आज वो बाज़ाब्ता तौर पे उन किस्मों का जो लिस्ट है किस जगह पे है कि पूरे गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में स्पेशली जो सब डिवीजन कर्नल है जिसमें जहाँ पे भी देखा जाए तो पानी की किल्लत होती थी बहुत सारे इलाकों में, तो वहाँ पे किस्मी के पानी का यूज किया जाता था। इसीलिए जो एडवाइजरी इजरा की गई है कि 37 जो किस्में हैं स्प्रिंग्स है उनका पानी आप यूज मत कीजिए और आप बिल्कुल अभी जो नल का पानी है वही यूज किए जाए। बिल्कुल जो पानी जो गांधरबल में है बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो अभी भी पानी से बहुत किल्लत पाए जाते हैं, तो बहुत सारे इन प्रोसेस कंदन का जो सबडिविजन है। क्या इसमें महकमे की तरफ से ये बताया गया कि ये जो जरासीम यहाँ पर पाए गए हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि चश्मे के पानी में इस तरीके की सूरत हाल हो
बहुत रेयर इस तरीके की केस है। ये ऐसा क्यों हुआ है? क्या आसपास खेत है, खलियान है जिसमें पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हुआ, उस वजह से हुआ है, या कुछ और वजूहत है? क्या इस बारे में कोई डिटेल खबर आपके पास है सलीम? बिल्कुल गौहर, कहीं ना कहीं हम खुद लोग भी जिम्मेदार हैं, कहीं ना कहीं जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो अथॉरिटी है वो भी जिम्मेदार है। मैंने अभी भी बोला है कि जहाँ जहाँ पे भी देखा जाए, अगर देखा जाए जो बड़े नाले थे गांधरबल जिले में, चाहे ब्रह्मपुरी नाला हो या नारानाग नाला हो या कंगन जो नाले सिंह था, इसमें जो माइनिंग का जो बड़ा इशू होता है कि अभी जो काम चल रहा है जहाँ पे LNT काम कर रहे हैं, JCB काम कर रहे थे, तो एक जमाना था जो नाले सिंह में बेन हुआ करती थी, ब्रह्मपुरी नाला में बेन हुआ करती थी। जब आप LNT नाले सिंह में या ब्रह्मपुरी नाला में लगाएंगे तो अल्लाह ताला की तरफ से भी एक अजाब हमको भी दिखने को मिलता है कि जिस चीज को कदर ना किया जाए तो उसके ऊपर फिर यही अजाब हमको दिखेगा। यहाँ पे मोहम्मद सलीम वानी, जब हम इस गांधरबल इलाके की बात करते हैं और अगर 37 चश्मे बंद किए जाते हैं तो एक बड़ी आबादी है जिसका असर इस पर पड़ सकता है। तो इससे पहले भी चूंकि यहाँ से लोग इस चश्मे के पानी का इस्तेमाल करते थे, क्या पीने के पानी के लिए इन चश्मों का इस्तेमाल किया जाता था या दूसरी जो ज़रूरियात हैं उनके लिए किया जाता था? और आज तक महकमा इस वाले से संजीदा क्यों नहीं हुआ कि इसका टेस्ट किया जाए, देखा जाए कि पानी पीने के काबिल भी है या नहीं? बिल्कुल जरूर आपका सवाल सही है, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने वही बोला कि कहीं चीजों पे ये पर्दे जो रखे जाते हैं, तो इसलिए मैंने बोला पहले भी, कहीं हम लोग भी जिम्मेदार हैं, कहीं एडमिनिस्ट्रेशन भी जिम्मेदार है। इसमें को पानी को अचानक ये करना कि सैंपलिंग करना, उसके बाद जो गांधरबल जिले या कंगन सब डिवीजन में, क्योंकि कंगन गांधरबल डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा सब डिवीजन कंगन है, जिसमें बहुत बड़े चश्मे हैं जहाँ पे लोग शाम को 4 बजे के बाद लंबी कतारों में पानी पकड़ते थे और वहां पे पानी उठाते थे, पानी लेते थे घर। लेकिन जो अचानक कल ये जो सैंपलिंग हुई, 40 में से 37 चश्मे हैं जिनमें ये बैक्टीरियल जो सीधा है जो पाया गया है। उसके बाद जो एडवाइजरी है, ये भी एक सवाल है कि अगर अचानक 37 किस्मों में ये पाया गया है तो ये आज तक अगर इस तरह। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सलीम वानी बता रहे थे कि हुकूमती इदारे मुतारिक है, टेस्टिंग भी हो रही है। फिलहाल 40 में से 37 चश्मों का पानी जो है वो काबिल इस्तेमाल नहीं है। एहतियात ज़रूर बरतिएगा और हर चश्मे का पानी पीने लायक होगा, आज उस पर भी एक बड़ा सवाल है। यानी हमारे गांव देहात के अंदर अक्सर मानो जी चश्मे का पानी है, पी लीजिए, घटाघट पिया जाता है। हालात ऐसे हैं जी हमारे कि अब ये चश्मों का पानी भी सही नहीं है। रिपोर्ट्स गांधरबल से हमारे नुमाइंदे सलीम वानी बता रहे थे। बढ़ते हैं जी आगे, बात रहा दिल्ली की करते हैं। मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक साहब की करते हैं, जो दिल्ली के अंदर खीमा जन है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के साथ उनकी मुलाकात हुई है, लेकिन इतलात और खबरों के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट आगा सईद, रूहुल्लाह मेहदी और मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक की रात देर गए नई दिल्ली के अंदर मुलाकात हुई है। यह मुलाकात अगरचे रस्मी मानी जाती है, ताहम हमारे ज़राया इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि आगा सईद, रूहुल्लाह मेहदी और मीरवाइज की मुलाकात वक्फ तरमीमी बिल को लेकर हुई है। मौजूदा सियासी सूरत हाल जो मुल्क की बनी है, इस पर भी गुफ्तगू हुई है और साथ साथ जो जम्मू कश्मीर के मौजूदा सूरत हाल है, इसमें हिकमत अमली को क्या कुछ रखना चाहिए, इस पर भी तबादले ख्याल हुआ है। हमारे ज़राया इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। अगरचे मीरवाइज मौलवी उमर फारूक के दफ्तर से सिर्फ मुलाकात की बात सामने रखी गई है, ताहम हमारी खबर यह भी है कि दोनों लीडर आने वाले दिनों में वक्फ तरमीमी बिल को लेकर 4 से 5 वज़राए आला से मुलाकात करना चाहते हैं, जिनमें चंद्रबाबू नायडू भी है। बिहार के वजीर आला के साथ भी मुलाकात का प्रोग्राम बन रहा है और कुछ और मेंबरान कानून साजिया, मेंबरान पार्लियामेंट के साथ भी मशावरत और मीटिंग्स का सिलसिला तेज किया जाएगा। ये हमारी इतला और खबर है। मीरवाइज जो नई दिल्ली के अंदर है, मुत्तहिदा मजलिस उलमा का वफ्द लेकर गए थे, जगदम्बिका पाल साहब से मिले, अपने एतराज़ात उनके सामने रखे और उसके बाद लगातार मुख्तलिफ मजहबी पेशवाओं के साथ उनकी मुलाकातें दिल्ली के अंदर हुई है और रात देर गए आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी की मुलाकात वहाँ पर हुई। वक्फ तरमीमी बिल को लेकर यह मामला हुआ है और इतलात और खबर ये है
कि जहां आज ये तरमीमी बिल स्पीकर को सौंप दिया जाएगा, वक्त तरमीमी एक्ट जो था जेपीसी का जो उन्होंने मसवदा बनाया है वो आज स्पीकर को सौंप दिया जाएगा। वहीं पर मजहबी पेशवा मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए आला से भी मुलाकात करने जा रहे हैं और इत्तला ये है कि बंगाल से लेकर हैदराबाद तक और हैदराबाद से लेकर बिहार तक का सफर भी शायद एक साथ आगा सईदुल्लाह मेहदी और मीरवाइज उमर फारूक कर सकते हैं, ताकि पार्लियामेंट सेशन के दौरान एक मौसर आवाज को निभाया जा सके। 5 अगस्त 2019 के बाद मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक का ये पहला दौरा दिल्ली का है और पिछले कई दिनों से मुसलसल वो मुख्तलिफ सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात से नई दिल्ली के अंदर मुलाकात कर रहे हैं। चलिए जनाब, दिल्ली के बाद जरा बात कांग्रेस की भी फटाफट से करते हैं और आपको बताएंगे मेरे साथी कि कांग्रेस मुतहरिक होना चाहती है और क्या कुछ करना चाहती है और हुकूमत पर दबाव बनाने की कोशिश में है। बताएंगे आपको ज़हूर की कांग्रेस किस मंसूबे पर काम कर रही है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी मुतहरिक हुई है और जम्मू कश्मीर में जो सियासी मसलों पर मुशावरत की मांग कांग्रेस पार्टी की जानिब से रखी गई है, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की तजवीज़ भी उस पर भी वो बात भी रखी गई है कांग्रेस की जानिब से, क्योंकि हुकूमत का हिस्सा है और हुकूमत संजीदा मामला पर एतमाद में ले। ये कांग्रेस के जो कमान संभाले हुए हैं जम्मू कश्मीर में तारिक हमीद कर्रा की जानिब से कहा गया है और उन्होंने कहा कि इस हवाले से कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी उमर सरकार के साथ, ताकि जो संजीदा मामलात है जम्मू कश्मीर के लोगों के जो दरपेश मुश्किलात है उनको उजागर किया जाए और ख़ासकर जो रियासत के दर्जे के मामले की बात है स्टेटहुड रेस्टोरेशन के हवाले से उस पर बातचीत की जाए और एक हिकमत अमली तरतीब दी जाए ताकि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस किया जाए। इस हवाले से उन्होंने कहा कि एक कमेटी तरतीब दी जाएगी और भी जो मुख्तलिफ इशूज़ है, मुख्तलिफ मामलात है, ताकि उनको भी उजागर किया जाए और इसलिए उन्होंने कहा कि ज़रूरी है कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी तरतीब दी जाए। साथ ही साथ उन्होंने एक तरीके से नाराज़गी का इजहार भी किया है मरकज़ी सरकार पर, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी या वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से कहा गया था कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल किया जाएगा, लेकिन उनके मुताबिक अभी तक उस हवाले से कोई भी जो उन्होंने वादा किया था वो अभी तक भी पूरा नहीं हुआ, जिस वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन भी ख़त्म हुई रेस्टोरेशन की स्टेटहुड के हवाले से, उन्होंने कहा था कि इसको रेस्टोर किया जाए, लेकिन अभी तक उसमें भी डिले हुआ है और अब उन्होंने कहा कि वक्त की ज़रूरत है कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए कांग्रेस पार्टी और उमर सरकार के दरमियान, जो इन तमाम मामलात को उजागर करेगी और ख़ासकर जो वादे किए गए थे लोगों से कि हुकूमत आएगी, अवामी हुकूमत आएगी तो लोगों को किस तरह की राहत मिलेगी, उनके मामलात को किस तरह से हल किया जाएगा, उस हवाले से बात की जाएगी और कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर के लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। 9:40 का वक्त हुआ चाहता है जी। थोड़ी देर में हमारी फोन लाइंस खुलेंगी, आप कॉल करना शुरू करेंगे, आपकी आवाज़ को हुकूमत तक पहुंचाएंगे, क्योंकि मनसूबाबंदी चल रही है, बजटिंग हो रही है और इसमें आपके मसाइल हुकूमती इदारों पर जो सवालात हैं वो ज़रूर कीजिएगा। कॉल करना आप शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा बात रजौरी की भी करते हैं, जो 2025 के आते आते ज़बरदस्त सुर्खियों में रहा, क्योंकि एक ही गांव के अंदर बैक वक्त एक के बाद एक मौतें हुई। पुरअसरार मौतों के बीच दाखिला वजारत से लेकर वजारत सेहत, मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर हुकूमत भी मुतहरिक हुई है और अभी भी रजौरी के अंदर दहशत जो है वो दिख रहा है। ताहम पिछले 6 दिनों के दौरान एक राहत भरी खबर यह है कि किसी भी तरीके की कोई मेडिकल इमरजेंसी सामने नहीं आई और किसी की मौत भी वाक़ा नहीं हुई है। 17 लोगों की मौत 7 दिसंबर से 19 जनवरी के दरमियान हुई है और यह रहस्यमय मौत, ये मौतें जो हुई है, ये अभी तक भी पूरा पता नहीं लगा कि आखिर बुनियादी वजह क्या है। 87 फैमिलियां जो तकरीबन 360 से ज़्यादा इंडिविजुअल्स हैं, उन्हें शिफ्ट किया गया 3 अलग अलग मरकज़ों के अंदर, जो आइसोलेटेड सेंटर्स रजौरी के अंदर बनाए गए। 87 फैमिलियों को, 360 से ज़्यादा अफराद को 3 अलग अलग मरकज़ों में शिफ्ट किया गया और हर साइट पर जो है वो मेडिकल टीमें रखी गई, जिनमें 3 डॉक्टर, 6 पैरामेडिक्स और राउंड द क्लॉक जो है वो मजिस्ट्रेटों की निगरानी वहाँ पर रखी गई है।
इस बीच जो खबर हमारे पास है वो ये है कि 808 घर ऐसे हैं जो तकरीबन 3700 इंडिविजुअल्स बदहाल इलाके के अंदर है, जो 14 क्लस्टर्स बनाए गए थे, वहां पर मल्टी डिपार्टमेंटल टीमें बिठाई गई और तकरीबन 182 अफसरों की तैनाती वहां पर कर दी गई है। तमाम दुकानें जो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से सील कर दी गई, राशन बड़ा स्ट्रिक्टली प्रोवाइड किया जाता है, सरकार की निगरानी में सब कुछ दिया जाता है। उसके साथ साथ जो डोमेस्टिक एनिमल्स जो हमारे जानवर्स हैं उनके लिए जो फीड है वो भी सरकार की तरफ से दी जा रही है। पोल्ट्री बर्ड्स जो हैं उन्हें मकामी तौर पर फीड किया जा रहा है और कुछ फैमिलियों को जो ज़रूरत पड़ने पर शिफ्ट भी किया गया था। और अस्पतालों से ये खबर कि जिन लोगों का इलाज चल रहा था वो आहिस्ता आहिस्ता करके नॉर्मल हो रहे हैं। SIT जो आला सतही SIT बनाई गई थी, उन्होंने भी दर्जनों लोगों से पूछताछ की है। अभी तक SIT ने भी कोई खुलकर बात सामने नहीं रखी है कि मामला क्या जहर देने से हुआ, क्या जहर वाकई तौर पर पैदा हुआ था, या ये जो टॉक्सिन वाली खबरें और कहानियां सामने आई ये कैसे पैदा हुआ। अभी माहिरीन की रिपोर्ट और FSL की रिपोर्टें आना भी बाकी है। जमशीद मलिक मजीद खबर के लिए हमारे साथ है। जमशीद, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट करें कि राहत भरी खबर यह कि एक हफ्ता गुजर गया है, इस एक हफ्ते के दौरान मजीद कोई मौत नहीं हुई, कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं हुई, लेकिन सरकार ने अपनी आंख, नाक, कान और हाथ खुले छोड़े हैं। हर तरफ से नजर रखी जा रही है और SIT भी मुसलसल अभी ये ढूंढी रही है कि आखिर 17 लोगों की मौत अगर हुई तो हुई कैसे। मौतों का सिलसिला तो जरूर थमा, लोगों के मुतासर होने का सिलसिला भी पिछले एक हफ्ते से लगातार थमा। ये राहत भरी खबर जरूर है, मगर अभी तक ये साफ नहीं हो पा रहा कि किन कारण लोगों की मौत हुई है और किस कारण। हालांकि ये बातें मुख्तलिफ तरीके से सामने आई कि टॉक्सिन पाए गए हैं, मगर टॉक्सिन भी मुख्तलिफ किस्म के बताए गए। इसमें एक टॉक्सिन का नाम भी नहीं लिखा। तकरीबन इस वक्त तो दो ऐसी चीज बातें सामने आई जिसमें 2 मुख्तलिफ टॉक्सिन बताए गए हैं। हालांकि ये चीज जरूर है कि किसी तरह के मामले जरूर थमे हैं, लोगों ने राहत की सांस ली, मगर इंतजामिया ने भी मजीद कई कदम उठाई जिससे ये सिलसिला जरूर थमा है। क्योंकि इसको देखते हुए इंतजामिया ने फौरी, जहाँ मजीद जब नए मामले आने का सिलसिला शुरू हुआ तो इंतजामिया ने फौरी कार्रवाई करते हुए पूरे इलाके को सील कर दिया और लोगों को राजौरी मुंतकिल करने का सिलसिला शुरू कर दिया, जिसमें तकरीबन 365 लोग ऐसे हैं जिनको 3 सरकारी इमारतों में राजौरी के अंदर लाया गया, जहां उनकी 24 घंटे निगरानी की जा रही है। उनके बच्चों की तालीम के लिए, उनके बच्चों के खेल कूद के लिए भी वहां इंतजाम किए गए हैं। दूसरी तरफ बिलालपुर इलाके में देखें 808 घर ऐसे थे जिनके 3700 लोग थे, उनके खाने पीने की अशिया तमाम सहूलियात के लिए इंतजामिया ने कदम उठाए और उसके बाद ये सिलसिला जरूर थमा है। ये चीजें जरूर इंतजामिया की तरफ मजीद कदम भी उठाएगी, मगर बड़ा सवाल बार बार जो एक ही खड़ा होता है कि बिल आखिर इन लोगों की मौत हुई किस तरह, वो एक बड़ा सवाल है। उसकी तलाश करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर इसके पीछे कोई क्रिमिनल एंगल है तो उसको सामने लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि 2 मुख्तलिफ टॉक्सिन की बात सामने रखी गई कि जो मुख्तलिफ रिपोर्ट आई है कि बिल आखिर ये आए कहाँ से, किसी ने इस्तेमाल किए या कुदरती तौर पर इस्तेमाल हुए, ये जवाब ढूंढ रहे हैं अभी बाकी है। मगर जहां तक राहत भरी खबर यही है कि पिछले एक हफ्ते से किसी तरह का कोई मुतासर सामने नहीं आया। भाई दूसरी तरफ जो लोग 15 लोग जेरे इलाज में थे, इसको लेके चंडीगढ़ और राजौरी और जम्मू के अंदर, उनमें से 3 जो बहनें, सगी बहनें जम्मू के अंदर थी, उनको वहां से घर की तरफ रवाना कर दिया, मगर उनको भी राजौरी मेडिकल कॉलेज वाले ने अपने वहीं रख लिया। राजौरी मेडिकल कॉलेज की जहां तक बात करें, उन्होंने बिल्कुल सेहतियाब होने के बावजूद भी उन बच्चियों को अपनी निगरानी में अभी रखा हुआ है, किसी को घर जाने की अभी उन्हें इजाजत नहीं दी। हालांकि वो लोग बिल्कुल नॉर्मल नजर आ रहे हैं, मुल्क के बावजूद भी इंतजामिया पर अभी निगरानी रखे हुए और वो अभी भी राजौरी मेडिकल कॉलेज के अंदर हैं, मगर उनकी राहत बिल्कुल नॉर्मल नजर आते जरूर है और डॉक्टर भी मान रहे हैं कि आप बिल्कुल ठीक है, मगर उसके बावजूद भी इनकी निगरानी की जा रही है। और दूसरी तरफ राजौरी के 3 मुख्तलिफ सियासी सरकारी इमारतों के अंदर 365 के करीब लोग जो रखे गए, उनके लिए जो इंतजाम किए गए हैं, उनके आंगनवाड़ी सेंटर के कुछ एहलकार मुलाजिम को भी वहाँ लाया गया है, जो उन बच्चों के साथ खेल कूद या उनकी तालीम को भी देख रहे हैं। और जो लोग वहाँ राजौरी के अंदर लाए गए थे, इनमें से कोई भी ऐसा मामला दोबारा सामने नहीं आया, किसी ने इस तरह की कोई शिकायत की हो जिसमें उसको बुखार या उस तरह का कोई सिम्टम नजर आए जिससे वो उसकी भी हालत बिगड़े। मगर ये राहत भरी खबर जरूर, मगर बड़ा सवाल तो अभी भी वही कि राहत भरी खबर तो है, ये जो कंटोनमेंट जोन्स बनाए गए थे मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, क्या ये पाबंदियां
हट सकती हैं और रोजमर्रा का कामकाज क्या इस इलाके के अंदर शुरू हो सकता है? रोजमर्रा के काम से इनको इतने इस कदर पाबंदियां नहीं आयद की गई। हालांकि इनकी सिर्फ यही पाबंदियां कि इनको गांव से बाहर जाने पर पाबंदियां थी। रूटीन के मुताबिक जो उनके अंदर घरों के अंदर काम है वो ये काम कर रहे हैं, अपने जानवरों को देख रहे हैं। मगर जो लोग राजौरी लाए गए थे उनके जानवरों की देख रेख के लिए जिला इंतजामिया की तरफ से टीमें तैनात की गई हैं जो उनके जानवरों की देख रेख कर रही हैं। मगर जो लोग ये वाले गांव के जिन पर पाबंदियां आयद की गई थी इन पर इतनी पाबंदियां नहीं थी। सिर्फ ये हदायतें जरूर गांव को अंदर दी गई थी। जिस तरह हमने देखा था इस गांव के अंदर तमाम शादियां कैंसिल कर दी गई। उसके बाद लोगों को इस तरह की हदायत दी गई थी कि हाँ इधर उधर या कहीं और जाके खाने पीने की कोई अशिया इस्तेमाल ना करें। उन चीजों पर पाबंदी जरूर थी। मगर गांव से बाहर जाने की परमिशन नहीं थी। मगर ये जो लोग गांव के अंदर हैं अपने गांव के अंदर रोजमर्रा के जो उनकी घरेलू काम है वो करते नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया जमशीद मलिक। क्वारंटीन सेंटर फिलहाल बराबर काम करते रहेंगे, मेडिकल रिपोर्ट्स का इंतजार है और पीजीआई चंडीगढ़ के डॉक्टर मुसलसल जम्मू कश्मीर के डॉक्टरों की टीम के साथ राब्ते में है। बहुत जल्द ये गुत्थी सुलझेगी कि आखिर ये 17 लोगों की मौत वाकईतन क्या टॉक्सिन से हुई है या कुछ और इसके दरपर्दा है, क्योंकि पुलिस अपने तरीके से तहकीकात, माहिरीन जो है वो अपने तरीके से बात रखेंगे, एक्सपर्ट्स उस पर बात बाद में रखेंगे और उम्मीदें लगाई जा रही है जिस तरीके से 7 दिन निकले हैं इसी तरीके से आने वाले दिन भी निकले ताकि रजौरी और बदल का ये पूरा इलाका जो है ये पुरअमन और पुरसकून रह सके। फटाफट से आपकी कुछ कॉल्स को लेते हैं और फिर आखिर पर आपको वेदर अपडेट से भी रूबरू करवाना है। आपने कॉल करना जब शुरू किया है तो हमारे चारों नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर थोड़ी देर में आएंगे। तो आप और हम जब गुफ्तगू का आगाज करेंगे तो टीवी की आवाज को आप मुकम्मल तौर पर बंद करेंगे और साथ साथ अब जब आप बात करेंगे तो टेलीफोन के जरिए से ही अपनी बात को रखने की कोशिश करें जामिया अल्फाज के साथ। पहले कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो 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 जी, मेरा कॉल है। कहां से है जी? नाम बताएं अपना। नवगाम खाटीपोरा से बोल रहे हैं। जी जनाब बताएं। पता हमारा पास अच्छा प्रॉब्लम जनाब वन्यू आज प्रॉब्लम ये हेल्थ में सेंटर कहें 3 किलोमीटर दूर पेवन गन इंजेक्शन करने खतर गो जनाब ये थोड़ा बहुत न सेंटर योतकन तोज इंजेक्शन हेकाव कर गवर्नमेंट की तरफ मिलून। ये कुछ डिस्ट्रिक्ट यह पुलवामा डिस्ट्रिक्ट तहसील ऊटीपोरा। चलो सड़ा शुक्रिया कॉल करने बापत के हेल्थ सेंटर की ज़रूरत है, कम से कम इंजेक्शन करने वाला वहाँ पर वो बहुत दूर जाना पड़ता है। तहसील अवंतीपोरा से हमारे कॉलर थे, बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं जी। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम गवर साहब, जावेद बोल रहा हूँ सोपोर से। जी जावेद भाई वालेकुम अस्सलाम। आज जरा मेरी कॉल काटिए ना, 2 अहम बातें मुझे करनी। जी बताएं। आपको हंसी आ गई। एक हमें गिले शिकवे है आपके साथ। गिले शिकवे ये है गुलिस्तान हमारी जम्मू कश्मीर की क्या नहीं, ये हिंदुस्तान की चैनल है जी। लेकिन बड़ा दुख हुआ आपने जम्मू में प्रोग्राम किया, बहुत मुबारक हो आपको, अल्लाह ताला आपको सही सलामत रखे। लेकिन क्या कश्मीर के लोग इसके हकदार नहीं थे? आपने तो हमें भी ताकत था जम्मू आने का लिए। आज जम्मू मोदी साहब को अल्लाह ताला ठीक करे, हमारे रोड आज अच्छे हैं। हम 1 घंटे में आज जम्मू पहुंचते हैं, 2 घंटे 4 घंटे कुल सोपोर से लगते हैं जम्मू पहुंचने में। पूरी बात सुनिए, आज हमें गिले शिकवे आपके साथ। जी जी करें जी। हमें मेहरबानी करके बताइए, हमें हमारे साथ तो गवर्नमेंट तो शबे खून कर रही थी। चलिए मैं पहले अपनी बात करता हूं फिर आप सरकार की बात करें। मैं पहले अपनी बात रख देता हूं क्योंकि ये जो प्रोग्राम था इसमें ज़रूर मैंने कश्मीर सूबे से बहुत सारे दोस्त हमारे नहीं आ पाए। आप जैसे बहुत सारे जो व्यूवर्स हमारे कंटिन्यू व्यूवर्स हैं वो लगातार राब्ते में रहे, लेकिन बस वही था कि एक जहनी को नहीं, किसी को मुश्किल किसी को ना हो, इस वजह से नहीं किया गया था। लेकिन आपसे वादा आज करता हूँ क्योंकि कल ही हमारी मैनेजमेंट से जब बात हो रही थी तो ये फैसला लिया गया कि जनाब फरवरी मार्च, चूँकि ये माह रमज़ान का महीना है, अप्रैल के दूसरे हफ्ते में इसी तरीके का अवार्ड फंक्शन भी, इसी तरीके का पूरे दिन का कॉन्क्लेव होगा। सुबह एलजी साहब आएंगे,
क्लोजिंग सीएम साहब करेंगे, ये आपसे वादा है। और उस वक्त हम जम्मू से कम बल्कि कश्मीर से बहुत सारे लोगों को लाएंगे, ये आज मैं आपसे वादा करता हूं। ये वादा नहीं बल्कि ये अनाउंसमेंट है जो शायद शाम को होनी थी, लेकिन आपने कॉल करके मुझे अभी करवा दी है। तो ये मैं वादा आज इस प्रोग्राम के जरिए से करता हूं कि अप्रैल के पहले हफ्ते में ईद के फौरन बाद एक मेगा कॉन्क्लेव होगा, तकरीबन 7 से 8 घंटे का कॉन्क्लेव है। सुबह एलजी साहब और शाम को हम कोशिश करेंगे कि चीफ मिनिस्टर साहब इसको राउंड अप करें और तमाम सवालात जो होंगे आपके सभी लोगों के वो वहाँ पर रखे जाएंगे। और ये जो शिकायत कश्मीर प्रोविंस की रही है इसे हम दूर करने की कोशिश करेंगे। मैं माजरत चाहता हूँ, बहुत सारे व्यूअर्स हमारे हैं, बहुत सारे दोस्त हैं जो आना चाहते थे, हम ला नहीं पाए, उसके लिए मैं दिल से माजरत खा हूँ और शुक्रिया भी करता हूँ कि अभी भी आपको हमसे उम्मीद है, मोहब्बत है और आप इतनी बात रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर कॉल करने के लिए। एक और कॉलर दे दीजिएगा जी। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मजीद भाई अर्ज दोन मसलन कर बह निशानदेही तुम अख मसल रोड वाइडनिंग गई 0 बिच पे स्टार्ट इस्लामाबाद तक कर तथ मुतलिक निमो कुर्सु साइड कोर यमो कंप्लीट सो बेहतरीन रोड आज तक तैयार तम पे पकन ब्रो कुन रोड न्यू रामबाग गायत सह गो ना आज तक तथ कहें ना पे डेवलपमेंट क्या गसान वाइडनिंग वाइडनिंग कहें अत मन रैश यल वनकस डिपार्टमेंटस तथ मन पॉलिटेक्निक निशन या तम ब्रो 8 किलोमीटर लगभग यल ये पे करित हेकन अगर बाकी जायन कह दिक्कत मगर पैच हेकन तुलित ताकि गाड़ सुबह शाम अपर पकान यूत ट्रैफिक गाड़ बच जान पे पास गि इम्पोर्टेंट ये भी है जी रोड वाइडनिंग वाला मामला और स्पेशली ये वाला पैच जो है जिसका आपने जिक्र किया है पिछले कई सालों से सुर्खियों में भी है, खबरों में भी है। लास्ट 2 कॉल्स लेते हैं जी फटाफट से। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। गवर साहब, आपको गुलिस्तान में सबको मुबारक हो मेरी तरफ से। बड़ा आपने एक जबरदस्त कनक्लेव किया था जम्मू में, खास तौर से आपको, ज़ोहर लोलाबी साहब को, आसिफ रशीद साहब को, गवर कुछे साहब को, सबको मेरी तरफ से मुबारकबाद। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने आज इसीलिए कॉल किया है। आज मैं कोई ग्रीवेंस नहीं बताऊंगा। आप सबको बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया हजरत कॉल करने के लिए। चलिए जी लास्ट कॉल दे दीजिएगा। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। गवर साहब मोहम्मद इमीन हकाक नालबल नौशहर तक अपना नाम बताइए और कहां से आप? अर्ज करान यू हेलो मोहम्मद इमीन हकाक नालबल नौशहर तक। हेलो स्टूडियो कॉल नहीं यहाँ पर है। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सबका ज्वाइन करने के लिए। चूंकि वक्त भी यहाँ पर इख्ताम पजीर हो चल रहा है, 9:55 का वक्त हो गया। 2 मिनट मेरे पास है, फटाफट से जरा वेदर अपडेट बताते हैं और उसके बाद आपसे रुखसत भी होते हैं और फिर अगली बुलेटिन की ओर भी चलना। फटाफट से वेदर अपडेट आपके सामने कि रात किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर गुजरे। -1.5 डिग्री शहर श्रीनगर का दर्जा हरारत रहा, यानी शदीद सर्दी अभी भी है। काजीगुंड के अंदर -2.0 डिग्री, कुपवारा -1.2, पहलगाम सरतरीन इलाका जहाँ पर -3.4 डिग्री और गांधरबल के अंदर -0.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। बांडीपोरा चलेंगे नॉर्थ कश्मीर -0.1 डिग्री, बारामूला -1.3, पुलवामा -2.7, बड़गाम -2.1, शुपियान सरतरीन इलाका इस चार्ट के अंदर -4.0 डिग्री के साथ। लेकिन आज पूरे दिन बारिश और बर्फबारी का इम्कान भी है। जम्मू आते हैं तो रात 9.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड की गई है और आज पूरे दिन धूप। सांबा के अंदर मिला जुला रद्दअमल रात 5.9 डिग्री पर गुजर चुकी है। कटरा के अंदर 9.6 डिग्री। रामबन गर्म इलाका एक बार फिर बनता हुआ 8.1 डिग्री सेल्सियस आज पूरे दिन धूप रहेगी। किश्तवाड़ के अंदर 3.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और आज पूरे दिन धूप रहने की उम्मीद है। उधमपुर आएंगे, यहाँ पर भी आज आपको धूप दिखेगी। 5.9 डिग्री रात का दर्जा हरारत रहा है। पुंछ के अंदर 3.9 मिला जुला रद्दअमल रहेगा। कश्मीर सूबे का असर यहाँ पर है। करगिल यानी लद्दाख आएंगे तो करगिल के अंदर दर्जा हरारत में बेहतरी, -4.4 डिग्री सेल्सियस रात का दर्जा हरारत। लेह के अंदर -8.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। द्रास एक बार फिर 7.9 डिग्री, बल्कि मेरे ख्याल से यहाँ पर कुछ गड़बड़े 17.9 के आसपास की है रात का दर्जा हरारत है। तो ये सूरत हाल है जी पूरे जम्मू कश्मीर और यूनियन टेरिटरी लद्दाख की रात किस तरीके से गुजरी है। और आज मतला बरालूद कुछ मकामात पर खिली धूप रहेगी
होगी, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि आप मुसलसल हमारे साथ रहेंगे, हर बुलेटिन में अपना साथ देंगे और अपना प्यार, अपना मोहब्बत इसी तरीके से देते रहेंगे। मुझे देंगे इजाजत इस उम्मीद के साथ कि कल सुबह होगी मुलाकात। अल्लाह हम